वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली। आइए, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस सेशन में। आप जुड़े हुए हैं संभव सीरीज से और आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 ऑफ स्पेक्ट्रम, जहां पर हम लोग बात करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन के बाद के बारे में। जब असहयोग आंदोलन के बारे में बात हो चुकी है तो उसके बाद की जो चर्चा होगी उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है उसके बाद। इसी क्रम में हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनः शुरुआत होती है और आप क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वितीय चरण में कदम रखते हैं। इन दोनों ही मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी। तो आप हैं संभव सीरीज में। संभव सीरीज में हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास थ्रू स्पेक्ट्रम। आधुनिक भारत के इतिहास थ्रू स्पेक्ट्रम के इस पार्ट में हम आज दो बातें कवर करेंगे। एक तो असहयोग आंदोलन के बाद की घटनाएं, असहयोग आंदोलन के बाद की घटनाएं, और फिर हम पढ़ेंगे क्रांतिकारी युग का द्वितीय चरण। इन दोनों मुद्दों के बारे में चर्चा होगी। तो आइए इन दोनों मुद्दों पर चर्चा करते हैं। उसके पहले मैं आपको कुछ आधारभूत बातें बताता हूं। आपने महसूस किया होगा जब आपके घर में कोई कार्यक्रम होता जब है तो फिर चर्चा, कई तरीके के मुद्दे वहां पर होते हैं जिन पर बातचीत कार्यक्रम के दौरान हो रही होती है। सपोज करते हैं कि आपके घर में एक विवाह समारोह है, एक शादी है, खूब चहल पहल, खूब सारा काम, खूब तैयारियां। फिर एक दिन वो विवाह समारोह संपन्न हो जाता है। आधे रिश्तेदार उसी दिन घर लौट जाते हैं, कुछ रह भी जाते हैं। घर में हर तरफ सामान बिखरा होता है और आप एक कुर्सी पर बैठे सोच रहे होते हैं व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना है। क्योंकि लगभग 20-25 दिनों से या एक महीने से आप उस विवाह समारोह के मोड में थे। आपकी सारी गतिविधियां उसी दृष्टिकोण से थी, उसी दिशा में थी, और फिर एक दिन वो सब कुछ खत्म हो गया। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। आप भरोसा करिए, हर बड़े आयोजन के बाद ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होती है। हर बड़े आयोजन के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। और उस स्थिति में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या पाते हैं? हम अनेक प्रकार की जो चीजें हैं, अनेक प्रकार की जो दुविधाएं हैं, उनसे उलझ जाते हैं। हम अनेक प्रकार की दुविधाओं से उलझ जाते हैं। जब असहयोग आंदोलन चौरी चौरा घटना के बाद समाप्त हुआ तो भारतीय परिदृश्य में लगभग वही स्थितियां बनी हुई थी। अब यहां पर अगर आप समझो कि भारतीय परिदृश्य में जो स्थितियां बनी हुई थी, ठीक है, तो उसका क्या रिजल्ट होता है? एक दुविधा की स्थिति है। और वो जो दुविधा की स्थिति है, उस दुविधा की स्थिति में समझ नहीं पा रहे हैं हम कि वास्तव में क्या करना है। गांधी जी ने जो हमें बातें बताई, समझाई, ठीक है, गांधी जी ने हमें जो बातें बताई, समझाई, हम उन पर बातचीत करें, डिस्कशन करें, या फिर वेट अ मिनट, हाँ, हम उस तरीके में, उस पद्धति में कोई बदलाव करें। गांधी जी जब तक इस कार्यक्रम में जुड़े रहे तो हमने रचनात्मक कार्यों का एक क्रम देखा। रचनात्मक कार्यों के उस क्रम में अनेक प्रकार की गतिविधियां रही, जैसे कि हमने खादी के विस्तार का प्रयास किया, हमने राष्ट्रीय शिक्षा के आयोजन पर कार्य किया, हिंदू मुस्लिम एकता पर कार्य किया गया, जातिगत विभेदों को कम करने की कोशिश की गई, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ साथ हम आधुनिक वस्तुओं के, भारतीय जो वस्तुएं थी उनके उपयोग पर जोर दिया। इन सभी परिस्थितियों के अंतर्गत हम क्या पाते हैं कि अब गांधी जी को जेल में डाल दिया गया और अब कांग्रेस दो हिस्सों में विभाजित है। कांग्रेस में जो दो हिस्से यहां पर बटे हुए हैं,
कांग्रेस। दो हिस्सों में विभाजित है। कांग्रेस का एक खेमा जो खुद को स्वराजवादी मानता है या स्वराजी मानता है, और दूसरा जो खुद को अपरिवर्तनवादी मानता है। अपरिवर्तनवादी मानता है। कांग्रेस एक विभाजन की स्थिति में है। कांग्रेस का एक खेमा जो खुद को स्वराजी मानता है, वो विधायिका में प्रवेश का समर्थन कर रहा है। वो चाहते हैं कि वो इलेक्शंस लड़े। विधायिका में प्रवेश का समर्थन, विधायिका में प्रवेश का समर्थन कर रहा है। दूसरा खेमा जो अपरिवर्तनवादी है, वो गांधी की रचनात्मक कार्यों की निरंतरता पर जोर देता है। गांधी के रचनात्मक कार्यों की निरंतरता। स्थिति क्या बनती है? आपने क्या देखा था कि 1920 में चुनाव होने थे और एक व्यक्ति थे, नाम था सीआर दास। वो चुनाव में हिस्सेदारी लेना चाहते थे। वस्तुतः वो तो असहयोग आंदोलन का भी समर्थन नहीं कर रहे थे। जैसे तैसे समझा बुझा के सीआर दास को इस बारे में सहमत किया गया कि भैया लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं और हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग जो असहयोग आंदोलन चल रहा है उसमें मिलजुल कर एक साथ जुटकर काम करते हैं। अब ध्यान दो कि उस समय जो विधायिका का कार्यकाल था वो 3 साल का होता था। तो अगला चुनाव 1923 के नवंबर में होने वाला है। उन्नीस के नवंबर में जो चुनाव होने वाला है, सीआर दास इस बार इस चुनाव में एकदम इंटरेस्टेड हैं और वो कह रहे हैं भाई साहब हो गया तुम लोगों का असहयोग आंदोलन, अभी हम चुनाव लड़ लें। और इस बार वो अकेले नहीं हैं क्योंकि उनका साथ दे रहे हैं मोतीलाल नेहरू। उनका साथ दे रहे हैं मोतीलाल नेहरू। वो कहते हैं भाई साहब कह तो आप ठीक रहे हो, 1923 की जो नवंबर में चुनाव लड़ने वाले हैं हम लोग, उसके लिए हमें तैयारियां कर लेनी चाहिए। और इस चीज के लिए वो कहते हैं कि अब जो स्वराज होगा वो विधायिका के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। स्वराज की प्राप्ति, स्वराज की प्राप्ति विधायिका की सहायता से, स्वराज की प्राप्ति विधायिका की सहायता से। स्वराज की प्राप्ति विधायिका की सहायता से कि हम विधायिका में जाएंगे और सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि सरकार हमें स्वराज दे दे। तो स्वराज की प्राप्ति जो यहां करने का प्रयास ये कर रहे हैं वो विधायिका की सहायता से कर रहे हैं। तो विधायिका की सहायता से अगर स्वराज प्राप्ति का प्रयास यहां पर किया जा रहा है तो ये खुद को स्वराजी बुलाते हैं। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब क्या समस्या है, जो चल रहा है चलने दीजिए ना, आपको दिक्कत क्या हो रही है। जैसे पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद या सी राजगोपालाचारी ये कहते हैं भाई साहब क्या दिक्कत है आपको। मदन मोहन मालवीय भी जो गांधी जी के समर्थक हैं वो बोले सब तो ठीक चल रहा है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू ऑल, व्हाट्स रॉन्ग, लेट इट बी ना। गांधी जी जेल में चले गए तो क्या हो गया, गांधी जी के जो रचनात्मक कार्य थे हम उन्हें तो निरंतरता के साथ कर सकते हैं ना। गांधी जी असहयोग आंदोलन के बाद सविनय आंदोलन लॉन्च करने वाले थे, गांधी जी जेल में चले गए हैं। गांधी जी जेल से कभी तो आएंगे, और जब गांधी जी जेल से आएंगे तो हम रचनात्मक कार्यों के माध्यम से जो आमजन की भागीदारी है उसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में बढ़ा लेते हैं। और जब गांधी जी वापस आएंगे तो हम लोग जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उस पर फिर से कार्यरत हो जाएंगे। अब यहां पर
कांग्रेस एक विभाजन की स्थिति में है, जहां स्वराजी कह रहे हैं कि उन्हें विधायिका में प्रवेश चाहिए और अपरिवर्तनवादी कह रहे हैं कि उन्हें विधायिका में प्रवेश नहीं चाहिए। और इसी विधायिका के प्रवेश के मुद्दे पर हम एक विभाजन की स्थिति स्पष्टतया देख पा रहे हैं। एक विभाजन की स्थिति देख पा रहे हैं। यहां पर कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का उदय होता है। समय है मार्च 1922 का। गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है और राष्ट्रवादी खेमे में बिखराव आने लगता है। संगठन टूटने लगा। जुझारू राष्ट्रवादी नेताओं का मनोबल कमजोर पड़ने लगा। बहस छिड़ गई, कौन सा रास्ता सही होगा, गांधी जी की रणनीति या फिर हमें एक नए रास्ते को अपनाना होगा। जहां कुछ लोग गांधी जी के रचनात्मक कार्यों का समर्थन करते हैं, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि हमें एक नया रास्ता अपनाना होगा। कांग्रेस का एक खेमा जिसमें सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान शामिल हैं, वो विधान परिषदों में बहिष्कार को रोककर इलेक्शंस लड़ना चाहते हैं नवंबर 1923 का। उनका विचार यह था कि अगर हम असहयोग को व्यवस्थापिका सभाओं तक ले जाएं तो सरकार के ऊपर बेहतर दबाव होगा और हम इसका उपयोग करके असहयोग आंदोलन का परित्याग नहीं करेंगे, बल्कि हम उसमें एक नया दृष्टिकोण जोड़ देंगे। यदि सरकार राष्ट्रवादियों की मांग की उपेक्षा करती है तो वो व्यवस्थापिकाओं में कार्य संचालन को अवरुद्ध करके व्यवस्थापिका को कार्य ही नहीं करने देंगे। इस प्रकार से वो व्यवस्थापिका के भीतर जाकर असहयोग का वही कार्य करेंगे जो गांधी जी पूरे देश भर में कर रहे थे। तो ये गांधी जी के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं बल्कि उनके अनुरूप ही कार्य होगा। विधायिका सभाओं में जाना एक अच्छा फैसला होगा। ऐसा विचार है किसका? सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान का। और वो खुद को स्वराजी बुला रहे हैं। वो लोग जो विधान परिषदों में प्रवेश चाहते थे, उनके विरोध में कई सारे लोग आ जाते हैं जो कहते हैं ये गलत है। इसमें नाम किसका आता है? वल्लभ भाई पटेल का, राजेंद्र प्रसाद का, सी राजगोपालाचारी का और एम.ए. अंसारी का। तो पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी और एम.ए. अंसारी जैसे जो दिग्गज नेता हैं, वो कहते हैं ये तो गांधी जी को धोखा देने जैसी बात हुई। वो कहते हैं ये तो वही बात हुई कि अभी अभी किसी का ब्रेकअप हुआ हो और सामने वाले ने अगला बॉयफ्रेंड बना लिया हो या गर्लफ्रेंड। भाई कुछ समय तो रुक जाओ, अभी अभी तो गांधी जी जेल गए हैं, थोड़ा थम जाओ। गांधी जी के जालते ही आपने उनके कार्यक्रम रद्द कर दिए। गांधी जी ने बोला था कि हम व्यवस्थापिका सभाओं में इलेक्शन लड़कर नहीं जाएंगे और आप उनके जाने के तुरंत बाद ही व्यवस्थापिका सभाओं में इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर लेते हैं। ये कहां तक उचित है? ये कहां तक उचित है? अच्छा होगा कि हम रचनात्मक कार्यों पर जोर दें। दिसंबर 1922 कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया में लगा। सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू अपने नए कार्यक्रम को लेकर एकदम जोश में थे और उन्होंने आनंद फानंद में एक रेजोल्यूशन कांग्रेस में रख दिया, ये बोल के कि हम तैयार हैं कि हम विधानसभाओं में इलेक्शन लड़कर जाएं। लेकिन कांग्रेस का जो दूसरा खेमा था, जो परिवर्तन विरोधी था, जो अपरिवर्तनकारी था, जिसे वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद इसका नेतृत्व कर रहे थे, वो इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करते हैं। वो कहते हैं ये गलत है, हम गांधी जी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे, ना कि काउंसिल में जाएंगे। चूंकि जो गांधी जी के समर्थन वाला खेमा था वो ज्यादा प्रभावी था, तो बहुत प्रयास करने के बावजूद सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू का जो प्रस्ताव है वो पारित नहीं हो सका और इनका प्रस्ताव फेल कर गया। मतलब साफ है, कांग्रेस ने सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू को इलेक्शन लड़ने की मंजूरी नहीं दी। प्रस्ताव रद्द हो गया। प्रस्ताव के रद्द हो जाने के बाद सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू मायूस थे, लेकिन वो नेता ऐसे नहीं थे जो अपने कदम पीछे हटा लेते। उन्होंने फैसला किया कि वो इस लड़ाई को कांग्रेस से अलग होकर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे विचार में विधायिका सभाओं में इलेक्शन लड़के जाना सही है तो सही है, अगर कांग्रेस इसकी अनुमति नहीं देती तो हम कांग्रेस का त्याग करेंगे। हम देखते हैं कि गया के अधिवेशन में सी.आर. दास अध्यक्ष के पद पर थे और मोतीलाल नेहरू महामंत्री थे
दोनों ने ही अपने अपने पदों से त्याग पत्र दे दिया क्योंकि उनका प्रस्ताव खारिज किया गया था। उन्होंने कहा कि वो एक अलग पार्टी बनाने वाले हैं और उसका नाम होगा कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। मतलब ये पार्टी खिलाफत और स्वराज के उद्देश्यों के साथ अपनी लड़ाई लड़ेगी। खिलाफत और स्वराज के उद्देश्यों के साथ लड़ी जाने वाली ये लड़ाई जो एक नई पार्टी के जरिए लड़ी जा रही थी, CR दास इस नई पार्टी के अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके नए सचिव बन गए और अब इस लड़ाई को एक नए मोड़ पर ले जाने की तैयारी है। एक नए मोड़ पर ले जाने की तैयारी है। जो स्वराजी हैं उनके अपने तर्क हैं कि वो क्यों काउंसिल में जाना चाहते हैं और इस लड़ाई को नया आयाम देना चाहते हैं 1923 के इलेक्शंस को लड़के। उनका यह कहना है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो इससे असहयोग आंदोलन की प्रगति अवरुद्ध नहीं होगी, बल्कि इससे आंदोलन और प्रभावी बनेगा। यह बस एक नया तरीका होगा संघर्ष का, यह विपरीत तरीका थोड़ी है। कांग्रेस ने चाहे जितना ही बहिष्कार किया हो, विधान परिषदें तो अस्तित्व में है ही ना, उन पर क्या कोई फर्क पड़ गया है क्या? हम उसमें हिस्सा ले ना हो ले, विधान परिषदें रहेंगी। हमें विधान परिषदों में जाकर उसका भी उपयोग करना होगा अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए। हम कांग्रेस को कमजोर नहीं बनाएंगे, बल्कि कांग्रेस को समर्थन मिलेगा विधानसभा के भीतर से। विधान परिषदों में प्रवेश में उनका मुख्य लक्ष्य राजनीतिक संघर्ष हेतु मंच प्राप्त करना है। वो लेजिस्लेटर बनकर एंजॉय नहीं करना चाहते, बल्कि वो संघर्ष में एक नई दिशा लाना चाहते हैं। वो गांधीवादी आंदोलन को और मजबूत करेंगे। वो उपनिवेशी शासन के क्रमिक हस्तांतरण हेतु विधान परिषदों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि उनके पास अपने तर्क थे, स्वराजियों के पास अपने तर्क थे। हालांकि जो अपरिवर्तनवादी थे उनके अपने तर्क थे। अपरिवर्तनवादियों का यह कहना है कि इसमें अगर सहभागिता की जाती है तो रचनात्मक कार्य स्वभावतः उपेक्षित हो जाएंगे। जो संघर्षरत व्यक्तियों का मनोबल है वो गिरेगा और राजनीतिक भ्रष्टाचार में वृद्धि होगी। जो विधायकों के रूप में विधान परिषदों में प्रवेश करने वाले लोग होंगे वही आगे चलकर प्रतिरोध की राजनीति छोड़ देंगे और धीमे धीमे उपनिवेशी संविधान के समर्थक बन जाएंगे। विधान परिषदों से बाहर रहकर रचनात्मक कार्यों के माध्यम से जनता को आंदोलन से जोड़ना ज्यादा आसान होगा। तो हमें इसी दिशा में काम करना चाहिए। विचारों में मतभेद होने के बावजूद दोनों पक्ष 1907 के जैसा विभाजन नहीं चाहते थे। वो जेल में जाकर गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी से बात करते हैं और कहते हैं गांधी जी झगड़ा होने वाला है। गांधी जी बोलते हैं इस बार तुम लोग जूता उता तो नहीं मारने वाले हो ना एक दूसरे को? पिछली बार 1907 में हमने सुना था कि तुम लोगों ने फिरोज शाह मेहता को जूता मारा था। बोले नहीं गांधी जी, हम भी सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो तो बढ़िया है। तो गांधी जी कहते हैं कि देखो, दोनों लोगों की अपनी अपनी राय है और मैं ये नहीं कह सकता कि जो स्वराजी हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं, पूरी तरीके से सही हैं। उनका अपना एक पक्ष है और हमें विरोधी पक्षों को, विरोधी मतों को स्वीकार करना सीखना होगा। जब तक हम ये स्वीकार्यता नहीं लेकर आएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। गांधी जी ने एक स्पष्ट संदेश दिया कि हमें 1907 जैसा विभाजन नहीं चाहिए। समझौता करो आपस में, जो करना है करो, समझौता करो, समझौता करो। क्या होता है, गांधी जी की मध्यस्थता के साथ एक समझौता हो गया। स्वराजियों को कांग्रेस का हिस्सा मान लिया गया और कहा गया कि पूरा का पूरा कांग्रेस तो इस पूरे संघर्ष में नहीं जाएगा। पूरा का पूरा कांग्रेस तो इस राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा नहीं बनेगा, विधायिका के लिए इलेक्शन नहीं लड़ेगा। लेकिन हां, स्वराजी कांग्रेस के भीतर से ही अगर चाहें तो चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्हें कांग्रेस की ओर से समर्थन मिलेगा। मतलब साफ था, स्वराज पार्टी जो एक नई पार्टी बनाई गई थी वो एक अलग पार्टी नहीं है, वो एक स्वतंत्र पार्टी नहीं है, बल्कि वो कांग्रेस का ही हिस्सा है और कांग्रेस के भीतर से ही वो उस इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है, वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है। हमने क्या देखा कि उन्हें कांग्रेस के एक भाग के रूप में चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई। स्वराजी भी केवल एक शर्त को छोड़कर सभी शर्तें मान लेते हैं।
और वो शर्त ये थी कि वो विधान परिषद में भाग लेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के जो भी कार्यक्रम होंगे वो उसमें पूर्ण भागीदारी दिखाएंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। फिर स्वराजियों का चुनाव घोषणा पत्र आ जाता है। स्वराजियों ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपना मुद्दा तैयार किया। महत्वपूर्ण बातें यह थी कि अंग्रेजी हुकूमत के मुख्य लक्ष्य इंग्लैंड के स्वार्थी हितों की पूर्ति करते हैं, वो भारतीयों के हित में नहीं है। साम्राज्यवादी शासन सुधारवादी कानून का ढोंग करता है लेकिन लगातार शोषण करता है। उनकी वास्तविक मंशा तो केवल भारतीय संसाधनों का दोहन करना है। स्वराजी स्वशासन को राष्ट्रवादियों की मांग बनाते हैं और वो कहते हैं कि अगर वो उनकी मांगे स्वीकार नहीं करेंगे तो वो परिषदों में कार्य संचालन की प्रक्रिया होने ही नहीं देंगे। इस प्रकार विधान परिषद को सरकार की दुर्भावना को उजागर करने हेतु एक मंच के तौर पर उपयोग में लिया जाएगा। अगर आप देखें तो स्वराजियों की ये बात आम जनता को बड़ी पसंद आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि राजनीतिक स्तर पर उनकी बातचीत करने के लिए कोई तैयारी कर रहा है और वो इस तैयारी से काफी हद तक संतुष्ट भी महसूस हो रहे थे काफी हद तक संतुष्ट महसूस हो रहे थे। इस पूरी बातचीत में गांधी जी का रवैया क्या रहा? गांधी जी वास्तव में स्वराजियों के समर्थन में नहीं थे, ये वास्तविकता है। ऑफ कोर्स स्वाभाविक सी बात है ना कि जो उनके जो कार्यक्रम है उनका समर्थन करेगा, गांधी जी भी उन्हीं का समर्थन करेंगे, गांधी जी भी उन्हीं का समर्थन करेंगे। लेकिन ठीक है, बाद में उन्होंने मौके की नजाकत को समझा, वास्तविक परिस्थितियों का आकलन किया और उन्होंने स्वराजियों को कांग्रेस के भीतर ही चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी। फरवरी 1924 में उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। तबीयत इतनी ज्यादा खराब कि वो बहुत ही दुबले पतले हो गए। अंग्रेजों को लगने लगा कि जैसे गांधी जी मर जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि मार्च 22 में उन्हें जो सजा मिली थी वो 6 साल की थी। टेक्निकली वो 1928 में छूटने वाले थे, लेकिन 24 की फरवरी में वो इतना ज्यादा बीमार हो गए कि अंग्रेजों को डर लग गया कि गांधी जेल में मर ना जाएं। एंड दे वर फीलिंग लाइक कि अगर गांधी जेल में मर गए तो सारा ब्लेम अंग्रेजों के ऊपर आ जाएगा और गांधी का मरना उनके लिए एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। मतलब फिर आम जनता जो है वो हिंसक हो सकती है, एक हिंसक आंदोलन की शुरुआत हो सकती है। लोगों को लगेगा कि अंग्रेजों ने गांधी को जेल में बंद करके मार दिया और अंग्रेज इतना जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। तो अंग्रेजों ने गांधी जी से कहा कि अगर आप मरना चाहते हैं तो कहीं और जाके मरिए, यहां ना मरिए, क्योंकि यहां जेल में मरेंगे ना तो हमारे लिए बवाल होगा। तो वो बोले गांधी से कि जाओ और कहीं और मरो। ये बोल के उन्होंने गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। गांधी जी की जेल से रिहाई उनके गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण थी। अब देखते हैं कि गांधी जी जब छूटकर जेल से आते हैं तो वो स्वराजियों के तर्क को समर्थन देते हैं और कांग्रेस में एकजुटता को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। उनका जो रुख रहा कि स्वराजियों को स्वतंत्र चुनाव लड़ने दिए जाएं बिना कांग्रेस से निकाले, उसके पीछे का आधार क्या था? उसके पीछे का आधार स्पष्टतया यही था कि विधान परिषदों में हिस्सेदारी प्रारंभ हो जाने के पश्चात इससे हटना, इसका विरोध करना गलत होगा। समझ जाएगी जनता कि कांग्रेस में विभाजन है, ये एकजुट नहीं है। इससे उपनिवेशी शासकों का हौसला बढ़ेगा और उनकी निरंकुशता और बढ़ जाएगी, जैसा कि 1907 के बाद हुआ। नवंबर 1923 में जो चुनाव हुए, स्वराजियों को उसमें काफी अच्छी सफलता भी मिल गई थी। उन्हें 42 सीट्स मिली थी 101 सीट्स में से, और ये एक अच्छी सफलता थी। अगर हम देखें तो बंगाल में ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरे और मध्य प्रांत में तो इन्हें स्पष्ट बहुमत भी मिल गया। उत्तर प्रदेश और बॉम्बे में भी इन्हें अच्छी सफलता मिली थी, तो इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा था। गांधी जी को लगा कि कितनी अच्छी परफॉर्म करने वाली पार्टी, अच्छे दल का विरोध करना, जनमानस के विचारों का विरोध करना होगा। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजियों ने जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थकों, उदारवादी और कुछ व्यक्तिगत विधायकों के साथ मिलकर एक राजनीतिक मोर्चा भी बना लिया था, एक सरकार भी बना ली थी। विधान परिषदों में स्वराजियों ने जिस साहस व जुझारूपन का परिचय दिया था,
उससे गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि साम्राज्यवादी प्रशासन के अनुकरणकर्ता नहीं बनेंगे बल्कि उनका विरोध करेंगे। आतंकवाद को यहां पर आप देखिए, सरकार जिस तरीके से क्रांतिकारियों का दमन कर रही थी, उन्हें आतंकवाद की संज्ञा देकर स्वराजियों ने उसका भी विरोध किया है। अक्टूबर 1924 में कई सारे स्वराजी और कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, उन्हें प्रताड़ित भी किया गया था। इसमें सुभाष चंद्र बोस, अनिल बरन, एस.सी. मित्र, ये सभी लोग शामिल थे। सरकार की इन नीतियों से गांधी में नाराजगी भी थी और गांधी को लगता था कि स्वराजियों को समर्थन देना ही सही होगा। तो गांधी जी ने इसी वजह से स्वराजियों को समर्थन दे भी दिया था। विधानमंडलों में स्वराजियों ने काफी अच्छा काम किया और उनके काम किस प्रकार थे? 1924 के अंत तक स्वराजियों की स्थिति काफी कमजोर हो चुकी थी। सांप्रदायिक दंगे, जो स्वराजियों का खेमा था उसमें विभाजन हुआ था। 1925 में हम देखते हैं कि सी.आर. दास की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद तो उनका जो नेतृत्व है वो काफी कमजोर पड़ गया। स्वराजियों के खेमे में उत्तरदायित्व की जो अवधारणा थी, उसके समर्थक कुछ नेताओं जैसे कि लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और एन.सी. केलकर तो सरकार के साथ समर्थन देने को तैयार हो गए। मोतीलाल नेहरू को अप्रतिक्रियावादी घोषित कर दिया गया। यहां पर आप देखो तो दो विभाजन होते हैं स्वराज पार्टी के भीतर। स्वराज पार्टी यहां पर दो हिस्सों में विभाजित होती है। प्रतिक्रियावादी और अप्रतिक्रियावादी। प्रतिक्रियावादी वो लोग हैं जो हिंदू हितों पर प्रतिक्रिया देते हैं। हिंदू हितों पर प्रतिक्रिया देते हैं। अप्रतिक्रियावादी वो लोग हैं जिनके ऊपर हिंदुओं के हितों को नजरअंदाज करने का आरोप है। हिंदुओं के हितों को नजरअंदाज करने का आरोप। जो प्रतिक्रियावादी हैं वो हिंदुओं के हितों को पूरा करने के लिए अंग्रेजी सरकार का समर्थन करने को तैयार। अंग्रेजी सरकार का समर्थन करने को तैयार। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध रुख। इसमें नाम आता है लाला लाजपत राय का व मदन मोहन मालवीय का। वो मदन मोहन मालवीय। जबकि यहां पर सारी जिम्मेदारी मोतीलाल नेहरू के ऊपर है। इस तरीके से स्वराज पार्टी में एक विभाजन होता है प्रतिक्रियावादी और अप्रतिक्रियावादी के बीच में। तो प्रतिक्रियावादी और अप्रतिक्रियावादी खेमे आपस में विभाजित होते हैं और इसमें मोतीलाल नेहरू को निशाने पे लिया जाता है। हम देखते हैं कि पार्टी को टूटने से बचाने के लिए, संसदीय भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्मी थे उनको निराशा से बचाने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में पुनः आस्था व्यक्त की जाने लगी। दूसरी ओर स्वराज पार्टी के दूसरे खेमे में
नवंबर 1926 के चुनावों का समर्थन किया गया तथा इसमें भाग लेने का फैसला किया गया। लेकिन इन चुनावों में कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन पार्टी कर नहीं पाई और फिर पार्टी ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन को छेड़ने की बात करनी शुरू कर दी। भले ही इनमें आपस में विभाजन हुआ हो, ये 1925 के बाद कमज़ोर पड़ गए हों, परंतु वास्तविकता तो ये है कि कई मायनों में, कई अर्थों में ये काफ़ी हद तक सफलताएं अर्जित करते हैं। अगर आप इनकी सफलताओं का अवलोकन करते हैं तो आप क्या पाते हैं? अगर आप इनकी सफलताओं का अवलोकन करेंगे तो आप देखेंगे कि इन्होंने सरकार को कई बार घेरे में लिया। और कई बार सरकार के विरुद्ध वोटिंग भी की। स्वशासन, नागरिक स्वतंत्रता और भारत में औद्योगिकरण का समर्थन, इसके लिए प्रयास किए। विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1925 में अध्यक्ष यानी कि स्पीकर भी चुन लिए गए। 1928 में इन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को डिफीट किया। पब्लिक सेफ्टी बिल, जो पब्लिक सेफ्टी बिल था वो वास्तव में जो साम्यवादी थे उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए था। सरकार अवांछित और विध्वंसकारी क्षेत्र वाले विदेशियों को देश से निर्वासित कर सकती थी। इसका तत्कालीन समय में समाजवाद व साम्यवाद के प्रसार को रोकने का प्रयास माना गया। ठीक है, हम देखते हैं कि सरकार का विश्वास था कि कॉमिनटर्न देखो एक संगठन था जो रूस ने बनाया था। ये कुछ ऐसे बनता था, कॉमिनटर्न दो शब्दों से मिलकर बना था, कॉम और दूसरा इंटर्न। कॉम से हमारा तात्पर्य कम्युनिस्ट से था और इंटर्न से हमारा तात्पर्य इंटरनेशनल से था। सो इट वॉज कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कॉमिनटर्न। तो जो कॉमिनटर्न यानी कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल है, ये एक ऐसी संस्था थी जो पूरी दुनिया में साम्यवादी विचारों के प्रसार का प्रयास करती थी। तो अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि कॉमिनटर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव है और इस वजह से ये यहाँ पर साम्यवादी गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं। इसी उद्देश्य से इस कानून को लाया गया था। स्वराज्यों की गतिविधियों ने ऐसे समय में राजनीतिक निर्वात को भर दिया जहां राष्ट्रीय आंदोलन धीमे धीमे सामर्थ्य खोता जा रहा था। मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म हमारी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए थे, तो स्वराज्यों ने वो काम किया। स्वराजी कई स्तर पर कमजोर भी रहे। उन्होंने जो संघर्ष विधानमंडलों के भीतर किया उसमें और जो बाहर की गतिविधियां थी उनके बीच समन्वय स्थापित नहीं कर पाए। व्यवधानवादी राजनीति का अपना एक सीमा होती है। मतलब आप कह रहे हो काउंसिल को काम नहीं करने देंगे, अरे भाई कितना काम नहीं करने दोगे और कितना रोक लोगे? मतलब मामला है ना कि कितना रोक लोगे, आप कितना काम नहीं करने दोगे। वो अपने सहयोगी घटकों का भी हमेशा और हर अवसर पे समर्थन प्राप्त नहीं कर पाए। टकराववादी विचारधारा रही, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे। विधानमंडलों की शक्तियों विशेषाधिकारों को एंजॉय करने लगे और आम जनता के साथ इनका कभी भी प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हुआ। ये हमेशा न्यूज़पेपर और पत्रों के माध्यम से ही उनसे जुड़ते रहे। तो ये कई सारे हम देखते हैं कि कारण रहे कि ये बहुत अच्छी तरीके से सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हाँ, यहां पर ये बातें आपने समझ ली हैं, कमजोरियां मैंने बता दी हैं। अब इसके बाद हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, बहुत ही संक्षेप में। हम लोग एक नए टॉपिक पर बहुत ही संक्षेप में चर्चा करेंगे और उस टॉपिक का क्या नाम होगा? 20वीं सदी में अनेक प्रकार की शक्तियों का उदय। 20वीं सदी में अनेक प्रकार की शक्तियों का उदय। तो जो 20वीं सदी में अनेक प्रकार की शक्तियां उदित होती हैं, उनके पीछे के कारणों पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब देखो,
20वीं सदी में जो अनेक प्रकार की शक्तियों का उदय होता है, इसके ऊपर कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। अनेक शक्तियों का उदय। तो सबसे पहले तो आप देखो, साम्यवादी शक्तियां, साम्यवादी व समाजवादी शक्तियां, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप देखो तो युवा शक्ति, व्यापार संघ, ये सभी प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आते हैं, ठीक है। हम क्या पाते हैं यहां पर आप देखो तो जो हम साम्यवादी शक्ति की बात करते हैं, जब हम साम्यवादी शक्ति की बात करते हैं तो आप पाते हैं कि 1917 में बोल्शेविक क्रांति हो रही है। बोल्शेविक क्रांति हो रही है। बोल्शेविक क्रांति के बाद दुनिया की पहली समाजवादी सरकार अस्तित्व में आ रही है। दुनिया की पहली समाजवादी सरकार या साम्यवादी सरकार भी आप बोल सकते हो, सरकार अस्तित्व में आ रही है। ये एक हिंसक क्रांति का परिणाम था। ये एक हिंसक क्रांति का परिणाम है। सोवियत संघ के बनने के बाद सोवियत संघ ने अपने सभी उपनिवेशों को स्वशासन दिया। इन्होंने अपने सभी उपनिवेशों को स्वशासन दे दिया। जो साम्यवाद की विचारधारा थी, समानता पर आधारित विचारधारा थी, समानता पर आधारित विचारधारा है। तो इसका पूरी दुनिया में तीव्र प्रसार हुआ, तीव्र प्रसार। और भारत में लोकप्रियता, ये जो विचारधारा थी ये भारत में काफी अधिक लोकप्रिय हुई। और भारत में जब ये लोकप्रिय होती है तो आप क्या पाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो समाजवादी और साम्यवादी संगठन थे वो कांग्रेस पर भी अपना एक बहुत ही अच्छा प्रभाव डालते हैं। भारत में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस बड़े ही प्रबल समर्थक बने समाजवाद के, प्रबल समर्थक किसके? समाजवाद के। तो ये समाजवाद के प्रबल समर्थक बने, ठीक है। कांग्रेसी जो थे वो समाजवाद की विचारधारा के संपर्क में आए। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए 1957 की इस रूसी क्रांति ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डाला।
और ये गहरी छाप यहां पे रही भी। युवा राष्ट्रवादी, समाजवादी एवं परिवर्तन विरोधी दोनों के आलोचक थे जो युवा राष्ट्रवादी थे। अगर हम युवाओं की बात करें तो इंडियन पॉलिटिक्स में यूथ पॉलिटिक्स का इमर्जेंस होता है। पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता के नारे के साथ ये साम्राज्य का विरोध करते हैं। इन्हें स्वशासन नहीं चाहिए, इन्हें स्वशासन नहीं चाहिए, इन्हें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक धाराओं को समझकर उनके अनुरूप कार्य करने में ये सक्षम है। ये राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं, सामाजिक समता के लिए प्रयास करते हैं। हम देखते हैं कि भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय करते हैं। एम.एन. रॉय कॉमिंटर्न में अगर आप एक स्पष्ट तौर पर देखो तो नेतृत्व के लिए चुने गए थे। 1924 में कई साम्यवादी जैसे कि एस.ए. डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, ये लोगों को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस में कारावास की सजा सुनाई गई। 1925 में कानपुर में एक मीटिंग हुई और औपचारिक रूप से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को स्थापित किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश की गई है, तो जवाब क्या होगा? 1925 में। 1925 में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसको स्थापित किया जा रहा है। 1929 में सरकार ने 32 लोगों को और गिरफ्तार किया और उन पर मेरठ षड्यंत्र केस में उनको बुक किया गया कि भारत में साम्यवादी गतिविधि को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता सभी लोग शामिल थे। इसमें फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रैडले और लेस्टर हचिंगटन जैसे लोग भी शामिल रहे जिन्हें जेल भेजा गया। हम देखते हैं कि कृषक और मजदूर संगठनों ने एकजुट होकर देश में मार्क्सवादी और साम्यवादी विचारों का प्रसार किया। 1928 में सभी कृषक और मजदूर संगठन मिलकर एक नया संगठन बनाते हैं, अखिल भारतीय कामगार तथा कृषक दल। ये वैसे 1920 में बना था, ठीक है। ऑल इंडिया वर्कर्स एंड, अच्छा वो दूसरा था, ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी यहां पर बन रही है। वो आईटुक है जो 1920 में बना था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इस पार्टी का अखिल भारतीय स्वरूप जो है वो देश के विभिन्न स्थानों पर इसके प्रसार को बेहतर बनाता है। सभी साम्यवादी इसके सदस्य बनते हैं। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत काम करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना था और सभी जो निम्न वर्ग के संगठन हैं उन्हें एकजुट बनाना था। भारतीय युवाओं की सक्रियता की अगर हम बात करते हैं तो भारत में जो युवा संगठन थे उन्होंने सैकड़ों अधिवेशन किए हैं। उन्होंने यहाँ पे जो युवा संगठन हैं उन्होंने सैकड़ों अधिवेशन किए हैं। मध्य प्रांत में किसानों ने काश्तकारी नियमों में संशोधन की मांग की। किसानों की अगर हम बात करते हैं तो किसानों के प्रदर्शन किस प्रकार रहे हैं, किसान किस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो किसान जो हैं वो भू राजस्व में कमी, जो उन्हें कभी भी उनकी जमीनों से निकाल दिया जाता है उसके वजह से संरक्षण, रंपा क्षेत्र में राजस्थान, मुंबई, मद्रास में इस दिशा में देखते हैं हम विद्रोह हो रहे हैं। फिर व्यापार संघ का विकास होता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में बनाई जाती है। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। दीवान चमन लाल इसके पहले सचिव बनते हैं। तिलक भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, हालांकि तिलक इसकी स्थापना से पूर्व ही उनका देहांत हो जाता है। 1920 में जो आईटुक है, इंटक लिखा हुआ है, एक्चुअली में इसको आईटुक लिखते हैं, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आईटुक। आईटुक जो है ये कई सारे कारखानों में जो प्रोटेस्ट है वो भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं। 1928 में देश भर में कई सारी हड़तालें जो हैं वो आयोजित करवाई जाती हैं, ठीक है। फिर जातीय आंदोलनों की बात होती है, तो जातीय आंदोलन कई सारे रहे हैं, इन पर तो हमने कई सारी बातें उसके पहले भी करी हैं। मद्रास में जस्टिस पार्टी का आंदोलन होता है। आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में चलता है। सतारा में सत्यशोधक कार्यकर्ता एक्टिव हैं। भास्कर राव जाधव महाराष्ट्र में एक्टिव हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महारों का आंदोलन कर रहे हैं। केरल में के अय्यप्पन और सी केशवन ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और वो वहाँ पर कार्यरत हैं। इस प्रकार की ये आंदोलन भी चलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो बातचीत होगी वो 19वीं शताब्दी के दूसरे व तीसरे दशक में क्रांतिकारी गतिविधियों की बात होगी, मतलब क्रांतिकारी गतिविधियों का द्वितीय चरण। तो क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वितीय चरण के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। आज के सेशन को मैं यहीं पर रोकूंगा। आज का सेशन मैंने थोड़ा सा शॉर्ट रखा हुआ है, सो आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी वेल, बट फिर भी ये सेशन आपके लिए तैयार करना ज़रूरी था, तो मैंने एक हिस्सा इसका तैयार किया है। आज के सेशन में हमने स्वराज पार्टी के बाद, या हम स्वराज पार्टी की बात कर रहे थे, असहयोग आंदोलन के बाद की जो स्थितियाँ रही हमने उन पर चर्चा की, और इसके अतिरिक्त हमने इस बारे में भी बात की, ओवरऑल हमने इस बारे में भी बात की कि
किस प्रकार से कई सारी अन्य शक्तियों का उदय होता है 1920 के दशक में। यहाँ से कई बार मेंस में प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे और फिर हम लोग साइमन कमीशन के आगमन और बाकी के मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। कोशिश करेंगे कि अगला सेशन आपका थोड़ा सा लंबा रखें अगर संभव हुआ तो, ठीक है। और उसमें हम कई सारी और बातों को इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं। ज़रूर से बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।